नमस्कार। कक्षा 11th विषय इतिहास का हमारा तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं और उसमें 3 महाद्वीपों के बीच फैले साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य की हमने आर्थिक प्रगति के बारे में पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य के ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो अत्यधिक आर्थिक प्रगति से संपन्न थे, लेकिन हमने ये एक पक्ष देखा था। रोमन साम्राज्य का एक पक्ष ऐसा भी था जो ऐसे कुछ बड़े बड़े क्षेत्र ऐसे भी थे कि जो आर्थिक प्रगति जहाँ बहुत ही कम थी। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगले पहले की जो वीडियो था उसमें तो हमने आर्थिक प्रगति के बारे में पढ़ा था कि जैसे जो इटली के कुछ क्षेत्र थे, सिसिली, और उनमें आर्थिक प्रगति थी। मिस्र में भी हमने देखा, मिस्र में, उत्तरी स्पेन में गैलीली जो प्रांत था उसमें ये कुछ ऐसे प्रांत थे जो अत्यधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। लेकिन रोमन साम्राज्य के कुछ ऐसे प्रांत भी है जहाँ आर्थिक प्रगति जो है बहुत ही कम हुई थी। तो आज उनके बारे में पढ़ लेते हैं और इसके अलावा रोमन साम्राज्य में जो दासों की स्थिति थी वो भी हम पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य का वह क्षेत्र था नुमिडिया, रोमन साम्राज्य में नुमिडिया जो क्षेत्र था, जो अभी वर्तमान में अल्जीरिया है, उसमें आर्थिक प्रगति बहुत ही कम थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग थे वो ऋतु प्रवास वहाँ बहुत ही अधिक पाया जाता था। ऋतु प्रवास का जो अर्थ है जिसमें ऊपर के पहाड़ी इलाकों में और कुछ मैदानी इलाकों में रहने वाले ऐसा समूह जो भेड़ बकरियां चराता था, ठीक है। वो चरवाहे और जो ग्वाले थे वो मौसम के अनुसार जो है अपना आवागमन करते थे, ठीक है। जिन स्थानों पर चरवाहों को उपयुक्त चारागृह मिलते थे उन स्थानों पर उनका निवास स्थान हो जाता था, और जैसे ही चारागृहों में घास समाप्त हो जाती थी तो अपना स्थान ऋतु के अनुसार बदल लेते थे। तो एक तो इस नुमिडिया क्षेत्र में जो है अत्यधिक मात्रा में ऋतु प्रवास पाया जाता था। इसका अत्यधिक कम उपजाऊ होने का के कारण है ये, ठीक है। नुमिडिया में अत्यधिक ऋतु प्रवास था। यहाँ चरवाहे तथा यायावर समूह के लोग अपनी अवन आकार की झोपड़ियां देखो भी, उनके ना एक विशेष प्रकार की झोपड़ी होती थी, ठीक है, अवन आकार की झोपड़ी। उस झोपड़ी को वो उठाए हुए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आकार की झोपड़ियों को साथ लेकर एक स्थान
से दूसरे स्थान पर जाते थे और जिन्हें, इन झोपड़ियों को क्या कहा जाता था? जिन्हें मेपालिया कहते थे। मेपालिया, ठीक है। इसमें अवन से क्या तात्पर्य? तो अवन तो एक मेसोपोटामिया में जो चरवाहा समूह था उनकी एक विशेष आकार की झोपड़ी थी और उन झोपड़ियों को जो है मेपालिया कहते थे। तो इस प्रकार जो नुमिडिया का क्षेत्र था रोमन साम्राज्य का, वो चरवाहों और किसानों का निवास स्थान था और इस कारण से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्षेत्र जो था वो अत्यधिक उपजाऊ नहीं था। वहाँ सिर्फ चरवाहे और कुछ किसान समूह वहाँ रहते थे। उन चरवाहों समूह के लोगों में विशेष प्रकार का ऋतु प्रवास पाया जाता था, यानी उनका आवागमन चलता रहता था। वो स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे और विशेष आकार की उनकी झोपड़ियां थी जो अवन कहलाती थी और उन झोपड़ियों को जो है मेपालिया कहते थे। अवन आकार की थी और उनको मेपालिया के नाम से वहां जाना जाता था। नुमिडिया का जो क्षेत्र था वो चरवाहे समूह के कारण कम विकसित था। वहाँ अधिक जो है विकास नहीं हो पाया क्योंकि उनका ऋतु प्रवास था, वो एक स्थान पर रहते ही नहीं थे, तो वहाँ विकास नहीं हो पाया। इसके अलावा जो उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र था वो भी कम विकसित था। उसका कारण था वहाँ भी वो चरवाहे समूह रहते थे, लेकिन वहाँ जैसे जागीरदारों का जब शासनकाल आया, जागीर प्रथा का विकास हुआ, तब ये चरवाहे समूह जो है उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि चारागाह जो है समाप्त हो गए थे। इस कारण से उत्तरी अफ्रीका में थोड़ा चरवाहा समूह में कमी आ गई। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जो भी कम संपन्न क्षेत्र का उदाहरण है, उसमें आता है स्पेन का उत्तरी क्षेत्र। स्पेन का जो उत्तरी क्षेत्र था, स्पेन का उत्तरी क्षेत्र कम विकसित था। वहां पर जो है कैथलिक भाषा को बोलने वाले किसान जो है निवास करते थे। वहां कैथलिक भाषी किसान निवास करते थे। इन किसानों के गांवों को वहां कैस्टेला कहा जाता था। गांव को जो है कैस्टेला के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये जो है कैलिटिक भाषा बोलने वाले किसान थे और गांव को कैस्टेला कहा जाता था। तो इस प्रकार उत्तरी स्पेन, नुमिडिया का जो क्षेत्र है जो वर्तमान में अल्जीरिया है, और उत्तरी अफ्रीका, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे रोमन साम्राज्य के जो बहुत ही कम विकसित थे, यानी वहाँ छोटे किसान या चरवाहे समूह निवास करते थे। अब हम पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य में दासों की क्या भूमिका थी। अब हम पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य में दास प्रथा। जो रोमन साम्राज्य था वहाँ दासता की जो जड़ें थी वो बहुत अधिक गहरी हो चुकी थी और रोमन साम्राज्य जो था वहाँ दास बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते थे और उनके साथ जो उच्च वर्ग के लोग थे
वो पूर्वक व्यवहार भी करते थे। तो हम पहले रोमन साम्राज्य में जो दासों की स्थिति का वर्णन करेंगे, उससे पहले एक ऐसा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि रोमन साम्राज्य में दासों के साथ जो है कैसा व्यवहार होता था। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है टेमिटस इतिहासकार। उस इतिहासकार ने रोमन साम्राज्य के दासों के प्रति जो व्यवहार होता था उसका वर्णन किया है। टेमिटस ने रोमन साम्राज्य के दासों के बारे में लिखा। ठीक है, क्या लिखते हैं? रोमन साम्राज्य के एक शासक, रोमन साम्राज्य के शासक लूसियस पेडेनियस सेकेंड, ठीक है, ये नाम है। इस नाम का एक शासक था रोमन साम्राज्य का। शासक को एक दास मौत के घाट उतार देता है। ठीक है, यानी एक दास ने लूसियस पेडेनियस सेकेंड नाम के एक शासक की जो है एक दास हत्या कर देता है। और रोमन साम्राज्य में ये नियम था कि अब जैसे हत्या करने वाला तो एक ही दास था ना, लेकिन वहाँ ये नियम था कि उस छत के नीचे, यानी उस शासक के नियंत्रण में जितने भी दास थे, यानी एक छत के नीचे निवास करने वाले सभी दासों को जो है वो मौत की सजा दी जाएगी। तो ऐसा ही नियम के अनुसार हुआ। जैसे इस शासक की हत्या एक दास ने की, तो उस छत के नीचे यानी उसके अंतर्गत आने वाले सभी दासों को मौत के घाट उतारा जाना था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने निर्दोष लोगों को मारने के विरुद्ध में वहाँ आंदोलन कर दिया। वो लाठी और जलती हुई मसाले लेकर, मसाले जो होती है उनको लेकर जो है विरोध के लिए खड़े हो गए। अब जो रोम की जो प्रतिनिधियों की जो संस्था है जिसे सीनेट कहा जाता है, कि रोम में तीन ही व्यक्ति जो है प्रमुख होते थे। एक सेना होती थी, एक शासक होता था और एक सीनेट होता था। राजनीतिक जो संस्था है उसमें इन तीन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो सीनेट में इस बात के लिए चर्चा हुई। तो सीनेट के भी कुछ लोग ऐसे थे जो निर्दोषों की सजा को कम करना चाहते थे, निर्दोषों को फांसी देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन सीनेट में भी कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जो दासों को फांसी देने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार, लेकिन इस फिर बाद में सीनेट में भी जो है उन्हीं अधिकारियों की बात मानी गई जो दासों के फांसी देने के पक्ष में थे, यानी उनको सजा देने के पक्ष में थे। तो सीनेट में इस बात के लिए परमिशन प्राप्त हो गई। और इसके बाद फिर भी वहाँ जो भीड़ थी जो इन निर्दोष लोगों को बचाना चाहती थी, उस भीड़ के हाथों में जलती हुई मसाले देखकर, पत्थर देखकर और लाठियां देखकर जो है आखिर में उनको फैसला बदलना पड़ा और उस समय वो फांसी जो दी जा रही थी वो रुक गई। और इसके बाद भी जो नीरो नाम के शासक था रोम का, उसके अभिलेखों से पता चलता है कि इसके बाद जो है उन लोगों के साथ मतलब उनको कड़ी प्रतिक्रिया स्वरूप उनको उत्तर दिया गया जिन्होंने दासों का पक्ष लिया था। और इसके साथ उस पूरे रास्ते पर सेना लगा दी गई थी जिस रास्ते से सैनिक लोग जो है उन दासों को ले जा रहे थे जहाँ फांसी दी जानी थी। तो इस प्रकार इस कहानी से, इस घटना से हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने रोमन साम्राज्य में दासों के साथ कैसा व्यवहार होता था उसको एक इतिहासकार जो टेमिटस थे उन्होंने अपने विचार जो बताए थे कि दासों के बारे में उन्होंने लिख रखा था। अब हम दासों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी? रोमन साम्राज्य में दासता की जड़ें बहुत ही गहरी थी। चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म राज्य धर्म बन चुका था, फिर भी दासता को कोई चुनौती नहीं दी गई। रोमन साम्राज्य में दासता की जड़ें बहुत अधिक गहरी थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य अपने साम्राज्य विस्तार के कारण जो भी साम्राज्य उसने जिन क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की उन लोगों को उन्होंने दास बना लिया। इसलिए दासों की संख्या जो है रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक थी और ये प्रथा जो है लगातार आगे बढ़ रही थी। जैसे ईसाई धर्म राज्य धर्म बन गया तो भी दासता को चुनौती देने वाला कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक कि हम मान लेते हैं कि भी राजाओं का जो शासन काल था, निरंकुश राजतंत्र था, तब दासता थी, बल्कि गणतंत्रीय शासन तंत्र जब आ गया, शांति काल आ गया था, जैसे ऑगस्ट का शासन काल था, उसके समय में भी जो दास प्रथा थी वो वैसे ही चल रही थी। जैसे कि ऑगस्ट के शासन काल में जो इटली था उसकी जो आबादी थी कम से कम 75 लाख की आबादी थी ऑगस्ट के शासन काल में, गणतंत्रीय शासन काल था उसका, और उसमें भी 75 लाख की आबादी में भी 30 लाख जो थे वो दास थे। तो इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ दासों की संख्या कितनी अधिक थी। और अर्थव्यवस्था में श्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो सारा श्रम कौन करते थे? रोमन साम्राज्य में दास ही जो है श्रम करते थे। सारी मतलब जो जिम्मेदारी थी अर्थव्यवस्था की वो दासों की थी। इसी कारण रोमन साम्राज्य जो है अधिक प्रगति नहीं कर सका, क्योंकि बाकी जो वर्ग थे ना, जो अन्य वर्ग के जो लोग थे वो कोई भी कार्य नहीं करते थे, सारी जिम्मेदारी जो थी दासों पर ही थी। तो इस प्रकार गणतंत्रीय शासन का ये उदाहरण है। गणतंत्रीय शासन काल में समय इटली की आबादी 75 लाख थी, उसमें से 30 लाख दास थे। और अर्थव्यवस्था में जो श्रम की सारी भूमिका थी वो दासों की थी। और इसके अलावा साथ साथ जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दासों के साथ बहुत अधिक पूर्ण व्यवहार करते थे, और जो निम्न वर्ग के लोग थे यानी जो कम संपन्न किसान मजदूर ये जो थे वो दासों के साथ सहानुभूति रखते थे। और दासों को जो है पूंजी निवेश का एक साधन माना जाता था। जिसके पास जितने अधिक दास है वो उसको कुछ अधिक समृद्ध माना जाता था। तो इस प्रकार दासों की संख्या जो है वहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन आने वाले समय में दासों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसे ऑगस्ट का जो काल था वो एक महत्वपूर्ण काल था रोमन साम्राज्य का, ठीक है। उसके समय में भी दास पाए जा रहे थे, यानी दास प्रथा जो है वहाँ बहुत लंबे समय तक विद्यमान रही। फिर कुछ उसकी संख्या में कमी आने का कारण हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने दासों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले वीडियो में जो है श्रमिक तंत्र यानी दासों पर जो है नियंत्रण कैसे स्थापित हुआ, उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आए समय के अनुसार, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जो आपने पढ़ा उसमें कुछ प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि इतिहासकार जो टेमिटस थे उनका दासों के बारे में उन्होंने क्या लिखा था, कैसे उन्होंने सिद्ध किया था कि दासों के साथ पूर्ण व्यवहार
होता था रोमन साम्राज्य में। तो इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो स्पेन का जो उत्तरी क्षेत्र था, वहाँ के जो किसान थे वो किस भाषा को बोलने वाले थे, तो ये प्रश्न, ठीक है। और उन किसानों के गांवों को जो है क्या कहा जाता था, या फिर जो है कैस्टेला से क्या अभिप्राय है, ठीक है। उत्तरी स्पेन में रहने वाले जो केल्टिक भाषा के जो किसान थे और उनके गांवों को जो है कैस्टेला कहा जाता था। तो इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखोगे। इसके अलावा ये भी इसमें आया था, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लोगे। इसके अलावा आपको कि भी रोमन साम्राज्य में ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो अत्यधिक जो है आर्थिक समृद्धि से संपन्न थे, या ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहां बहुत ही कम आर्थिक प्रगति हुई। तो उन अलग अलग क्षेत्रों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा हमने अभी पढ़ा था कि जो है मेपालिया किसे कहते हैं, जो चरवाहे समूह थे जो अपने अवन आकार की एक विशेष झोपड़ियां थी जिन्हें साथ लेकर वो घूमते थे इधर उधर, उन्हें मेपालिया कहा जाता है। तो इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखो, नोट्स तो ना इसमें वीडियो में बता दिए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न जो है कि ये 4 प्रश्न बने, ये 5 प्रश्न बने, तो आपको ये इस तरह के प्रश्न भी साथ में लिखने, ताकि आपको ध्यान में रहे किस तरह छोटे प्रश्न भी बनते हैं। और किस तरह रोमन साम्राज्य में जो है किस शासक की हत्या एक दास ने की थी, तब ये सारी घटना हमने पढ़ी। तो ये तो प्रश्न टेमिटस इतिहासकार को लेकर ही थोड़ा बड़ा ही बनेगा, 3-4 पंक्तियों का, ये छोटा प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑगस्ट का जो शासनकाल था वो किस शासन पद्धति का उदाहरण है, गणतंत्रीय शासन पद्धति का उदाहरण है, ठीक है। जैसे और एक और बात, जो यूनान के इतिहास में पेराक्लिस का युग स्वर्ण युग था, वैसे ही रोम के इतिहास में ऑगस्ट सीजर का जो शासनकाल था वो रोम का स्वर्ण युग कहलाता है। उसके काल में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई थी। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो भी ध्यान में रखने, और नोट्स तो आप PDF से लिख लेते हो।